चल रहा था, उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेके 216 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी या एससीईआरटी के बुक जो क्लास 6 से लेके 12 तक आती है उसी से लिया गया है। तो आइए देखते हैं उसी कड़ी में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, जिस किसी भी एग्जाम में आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछते हैं वहां से इन सब क्वेश्चन के आने की संभावना काफी ज्यादा होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। कब होती है? 28 दिसंबर 1885 में होती है। उसमें भारत के वायसराय डफरिन थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, स्थापना करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? ए.ओ. ह्यूम का था। किसका था? ए.ओ. ह्यूम का। इसने ये आयरलैंड में कार्य कर चुका था। ये अंग्रेज रिटायर अधिकारी था। जब इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तो इसकी मानसिकता थी कि भारतीय जो क्रांतिकारी नेता हैं इनके बीच जो भी गतिविधि चलती है उनकी जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही चल जाए, इसलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन बहुत जल्द ही इस पे क्या हो गया, भारतीय क्रांतिकारियों का दबदबा हो गया और इनका जो मकसद था वो फेल हो गया। इस चीज को देखते हुए अंग्रेज अपने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना करना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या कहा, डॉफरिन ने क्या कहा कि ये जो है सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक की क्या है, संस्था है। और इसी कड़ी में कर्जन कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने पतन की ओर क्या कर रही है, अग्रसित है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इसके पतन में क्या करूं, देखूं और इसमें सहयोग करूं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 218। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसकी शांतिपूर्ण अवसान में इसकी सहायता करूं। ये किसका था? ये लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा। कर्जन का कार्यकाल कितना हो जाता है? 1899 से लेके 1905 तक रहता है। और डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसका कार्यकाल हो जाता है 1884 से 85 तक। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 1885। ये डेट भी याद रखें क्योंकि आपके एग्जामों में सिर्फ वर्ष नहीं डेट भी पूछ रहा है। और इरविन के समय एक फेमस था गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था। इरविन का कार्यकाल हो जाता है 1926 से लेके 1931 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219। हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के लिए जीते थे चुनाव। ठीक है, ये पूछा 1938 वाला जो हुआ था कहाँ पड़ता है? ये पड़ जाता है गुजरात में। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारामैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? कहाँ पे हुए थे? तो ये हो जाते हैं त्रिपुरा में 1939 में। इसी को त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है क्योंकि पटाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? खड़ा किया था। और वो चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? पटाभी सीतारामैया बने। और दूसरी तरफ कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और पटाभी सीतारामैया हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? गांधी जी के सम्मान में पद से इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर पटाभी सीतारामैया ही बने। लेकिन ये ना बन के क्या कहते हैं, जब ये संकट आ जाता है तो उस समय फिर सबसे बुजुर्ग जो थे बिहार के, उनका नाम हो जाता है ये राजेंद्र प्रसाद, उनको क्या किया जाता है? फिर उनको अध्यक्षता दी जाती है। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? कौन था पहला? तो हो जाएगा जॉर्ज यूल, जो प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जो इसने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करता है। देखिए, पहला जो होता है 1885 में, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में और चौथा 88 में। ये चारों लगातार है, इसको याद रखें। पहला होता है बॉम्बे में और दूसरा हो जाता है कोलकाता में, तीसरा होता है मद्रास में और चौथा होता है इलाहाबाद में। पहला अध्यक्षता कौन करते हैं? WC बनर्जी यानी बेमोश चंद्र बनर्जी। उसके बाद क्या करते हैं? दादा भाई नौरोजी। और मद्रास में कौन जाते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा हो जाते हैं जॉर्ज यूल। ये चारों याद करने के पीछे ये है कि पहला होते हैं बेमोश चंद्र बनर्जी जो एक क्या थे? हिंदू थे। दूसरा हो जाते हैं दादा भाई नौरोजी जो एक पारसी व्यक्ति थे।
और तीसरा हो जाते हैं बदरुद्दीन तैयबजी जो प्रथम मुसलमान, और जॉर्ज यूल जो हो जाएंगे प्रथम अंग्रेज। मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था इस तरह से दिया जाता था कि ताकि सभी धर्मों को लगे कि हमारे धर्म के लोग इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। कहाँ का किया था इन्होंने किया था नागपुर अधिवेशन 1920, नागपुर अधिवेशन 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, बाल गंगाधर तिलक ने किसमें लिया था, तो अमृतसर वाले 1919 में। और उसके बाद आगे क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए फिर वो किसी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं ले पाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था। 1935 को कब स्वीकार किया गया, तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। पूछ रहा है मेरठ वाले में किसने किया था, तो जेबी कृपलानी ने। और जेबी कृपलानी कौन थे, आज़ादी के समय भी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पार्टी का लक्ष्य अपनाया है। क्या कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी को अपनाया, किसमें हो जाता है अबाड़ी अधिवेशन 1955। निम्नलिखित में से किसने भारतीय ग्लैंडस्टोन कहा जाता है, इनको कहा जाता है ग्लैंडस्टोन, ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, जो ये पारसी थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1986 का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। दादा भाई नौरोजी कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किया है, कब कब, 1886 में, 1893 में और 1906 में। आएगा कि दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता कितनी बार की है, तो 3 बार की है, 1896, 93 और 1906। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 228। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव होता था, भाग लेने वाले कौन थे और इसमें गए जो चुने गए थे, कौन सबसे पहले चुने गए थे, तो दादा भाई नौरोजी। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। देखिए महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाने का श्रेय किनको जाता है, ये बीजी तिलक को, यानी बाल गंगाधर तिलक को। ये चाहते थे कि कोई ऐसा मतलब उत्सव मनाया जाए जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लें, तो इन्होंने गणपति महोत्सव शुरू किया और शिवाजी महोत्सव शुरू किया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों को क्या करना, एक जगह बुलाना एक साथ और अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करना। आगे देखते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हुआ, बहुत जल्द ही गर्म दल और नरम दल दो खेमों में बट गया। जो गर्म दल के नेता होते थे उनको लगता था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये अंग्रेजों के सामने अनुनय करती है, विनय करती है, याचना करती है, अपने हक के लिए ये आवाज ना उठाती है। तो जितने भी गर्म दल के नेता थे इनका क्या करते थे, विरोध भी करते थे और इनका मजाक उड़ाते थे। तो प्रार्थना और याचना का विरोध किसने लगाया था, बाल गंगाधर तिलक, जो कि गर्म दल के नेता होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। किसने कहा कि ये तो भीख मांगने वाली संस्था है, ये तो अनुनय विनय करती है, झोला फैला के अपने अधिकारों के लिए भीख मांगती है। तो ये अरविंद घोष ने कहा था। ये भी किस दल के नेता थे, तो गरम दल के। जो भी इस तरह की बातें करेंगे वो किस दल के होंगे, वो गरम दल से होंगे। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था। किसने कहा कि तो 3 दिन का तमाशा है, मैंने ऐसा लगता था कि मैंने बहुत जल्द भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये भी कौन थे, गरम दल से थे, अश्विनी कुमार दत्त। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था। इसमें पूछा है कौन नहीं थे, ठीक है, हो जाएंगे जी के गोखले जी क्या थे, ये नरम दल से थे। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निवासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। निकासी का जो सिद्धांत था किसमें अपनाया गया, तो 1905, 6, 7 क्या जो उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 235।
20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? इनका मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। वो चाहते थे कि मैंने जो अंग्रेज हैं इस पे शासन करते रहें, लेकिन हमारे लिए भी कुछ सोचे, हमें भी कुछ अधिकार दें। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता इनका लक्ष्य नहीं था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? पूछता है बंगाल का, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितना हो जाता है? 1899 से लेके 1905 तक। यानी बंगाल विभाजन किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। 1905 में बंगाल विभाजन करने की घोषणा हुई और 1911 में क्या लगता है? दिल्ली दरबार लगता है और उस समय निर्णय लिया जाता है कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया? यही बंग भंग आंदोलन क्या है? वही स्वदेशी आंदोलन कहिए या बंगाल विभाजन कहिए, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया? ये हुआ था सन 1905 में, जब बंगाल विभाजन हो रहा था, विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था। उस समय लोग क्या करें? वंदे मातरम के नारे हर जगह गूंज रहे थे। हर जगह क्या कर रहे थे? वंदे मातरम बोला जा रहा था और विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 239। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन वही बंगाल विभाजन 1905 को क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। इसमें जो विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? ये निठुर बर्बादी है। और यहाँ पूछा है कि मद्रास में इसका नेतृत्व किसने किया? तो चिदम्बरम पिल्ले ने। किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले ने। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? अंग्रेज इसलिए करना चाहते थे ताकि एक तरफ हिंदू हो जाए और एक तरफ मुसलमान बहुल्य हो जाए, ताकि धर्म के नाम पे क्या किया जाए? इनको बांटा जा सके। यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, बिल्कुल सही। हिंदू मुस्लिम एकता खंडित करना, जब हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर दिया जाएगा तो उनकी एकता क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक खंडित हो जाती, यानी खत्म हो जाती। नए राज्यों में हिंदू को अल्पमत में लाना, ताकि जब क्षेत्र का बंटवारा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिंदू अल्पमत हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये जो सभी के सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सब क्या थे? बंगाल विभाजन के षड्यंत्र के कारण थे। आगे देखते हैं, असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? इसको पारित किया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ये हो जाएंगे टैगोर जी। ये चाहते थे कि वहाँ के जो पाश्चात्य सभ्यता थी उसका वो खुल के विरोध नहीं करते थे। वो चाहते थे कि यहाँ के और यहाँ की सभ्यता को मिला के मैंने बीच का रास्ता निकाला जाए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? गांधी जी का संबंध किस आंदोलन से नहीं है? तो खिलाफत आंदोलन में तो थे ही, भारत छोड़ो 1942 इसमें भी थे। स्वदेशी आंदोलन, इसको क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन 1905, यानी बंग भंग बंद, क्योंकि अभी तो 1905 में गांधी जी क्या भारत में आए ही नहीं है, अभी ये साउथ अफ्रीका में है। तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 244। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ये कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमार सुनार बांग्ला, ये जो बांग्लादेश का भी क्या है? राष्ट्रीय गीत भी है, कब गाया गया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन यानी के समय, स्वदेशी आंदोलन यानी बंगाल विभाजन के समय 1905। इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ये अंबिका चक्रवर्ती इसके स्टार्टिंग में क्या थे? सदस्य नहीं थे। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठन किया गया था। ये अभिनव भारत किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो अभिनव भारत किया गया था किसके द्वारा? ये संगठित किया गया था कहाँ में? ये महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? क्या है? मित्र मेला संघ किसके द्वारा शुरू किया गया? ये विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा। आगे देखते हैं, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी।
अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। किसने? तो वीर सावरकर ने, यानी बीडी सावरकर जी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250। निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बम्बई त्रिमूर्ति में कौन कौन से आते हैं? तो मेहता जी, तेलंग और तैयब जी आ जाते हैं। बदरुद्दीन, तैयब जी, ये तीनों क्या आते हैं? बम्बई त्रिमूर्ति के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सन 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? किसने भाग लिया था सूरत अधिवेशन में? रदरफोर्ड, मेंटो, इनमें से कोई नहीं भाग लिया था। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? ये किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट लीग किसके द्वारा किया गया था? तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस जी के द्वारा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? कौन बच गया था? तो इसमें चंद्रशेखर आजाद बच गए थे, क्योंकि ये पकड़े नहीं गए थे। इन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाते थे। इन्होंने कहा कि मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, मुझे कोई भी अंग्रेजी हुकूमत पकड़ नहीं सकती या मुझे कोई सजा नहीं दे सकती। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? इसमें सरकारी वकील कौन थे? तो मोहनलाल सक्सेना जी। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? किसका नाम काकोरी षड्यंत्र में नहीं था? तो सूर्य सेन का नाम काकोरी ट्रेन में इनका नाम नहीं आता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया है? किसको चढ़ाया गया था फांसी पे? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तिलक जी को। किसने कहा था? तो अंग्रेजी था वो, क्या नाम था उसका? वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा पंडित क्या कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कहा? वो भारतीय अशांति का जनक कहा, क्योंकि हमेशा कभी जेल में अंदर कभी जेल में बाहर राष्ट्रीय गतिविधि में सबसे एक्टिव या सबसे पहले गर्म दल में यही एक्टिव होने वाले थे। इसलिए इनको क्या कहा गया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अशांति का अग्रदूत कहा गया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी कहाँ पे? तो उनको हुआ था गोरखपुर में। आगे देखते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। ये किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 260 तक क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कुछ और 50 क्वेश्चन के आसपास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। एक बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा होता है कि थोड़ा थोड़ा करके रोज कुछ पढ़ा जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अब इसके बाद अगले वीडियो में। आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है तो इस पीडीएफ में नीचे आंसर भी दिया गया है, आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द आप अगले वीडियो में।